एक फौजी की पत्नी। सत्य घटना। दिन के 12 बजते ही रतो बेचैन हो जाती थी। तुरंत अपने बक्से की तरफ झपटती थी और एक चिट्ठी निकालकर अमरैया की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज भी 12 बजते ही उसने ऐसा ही किया। आंगन में बैठी माँ उसे देखकर भी अनजान बन गई और रतो के दरवाजे से बाहर जाते ही अपने पल्लू से अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को पोंछने लगी। यही वह समय होता था जब डाकिया अपनी साइकिल पर चिट्ठियों से भरा बस्ता रखकर अमरैया के सामने की पगडंडी से गुजरता था। रतो रोज आशा भरी नजरों से डाकिया बाबू को इस उम्मीद से देखती थी कि हो सकता है कि कभी सासा उसे कोई चिट्ठी पकड़ाकर कहे कि बेटिया यह लो, आज तो तुम्हारे नाम पवन बाबू की चिट्ठी आई है। वह दौर गुजरे साल से ऊपर बीत चुका था जब यही सासा हर हफ्ते उसे एक चिट्ठी लाकर देते थे और बड़े प्यार से पुकारते थे, रतो बिटिया, दामाद बाबू का सनेसा आ गया है, तैयारी कर लो ससुराल जाने की। और फिर माँ से हंसते हुए कहती थी, बड़ी भाग्यशाली हो भौजी, हीरा जैसे दामाद खोज कर लाई हो, इतना प्यार करता है हमारी बिटिया से। रतो के गाल यह बात सुनते ही गुलनार हो जाते थे। हाथ से ओढ़ने का पल्लू पकड़कर शर्माई शर्माई सी वहां से भागकर कोठरी में समा जाती थी। 5वीं तक पढ़ी थी रतो। 100 चिट्ठी पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होती थी। जोड़कर पति की वह प्रेम की पाती को पढ़ लेती थी। उफ, कैसी कैसी प्यार की शायरी से भरी होती थी वे चिट्ठियाँ। लगता था कि पवन बाबू ने दिल ही चीर कर रख दिया है सामने। न जाने कितने वादे साथ जीने मरने के, जाने प्यार की कितनी कसमों से भरी रहती थी वे बतिया। सदा लिखते थे कि तुम मेरे दिल की रानी हो, 7 जन्मों का नाता है मेरा तुम्हारा, मैं तो 14 जन्मों तक तुम्हारी ही रहूंगा। रतो, बिना तुम्हारे मेरा कुछ नहीं। उन्हीं चिट्ठियों को साथी से लगाए सोती थी रतो। उन्हीं चिट्ठियों को पकड़कर रात भर रोती थी रतो। पति के साथ बिताए वही दिन तो बेचैन कर रहे हैं रतो के आज को। आज आंखों से आंसुओं की निर्जर नदी सैलाब बनकर बह रही है। कभी इन्हीं चिट्ठियों को सखियों संग बैठकर पढ़ती थी रतो। उनकी छेड़खानियों का मजा लेती थी रतो। वे पढ़ पढ़ कर कितनी चुटकियां लेती थी चिट्ठी में लिखी शायरी पर। जितनी चुटकी उतने ही गाल दहकते थे रतो के। आंखें लज्जा से झुक जाती थी पर मन ही मन मुस्कुराती ही रहती थी रतो। अब डाकिया सासा का इंतजार वह रोज करती थी 12 बजे। सासा भी जानते थे कि रतो किस उम्मीद पर बैठी रहती है रोज, पर अब वह आवाज नहीं लगाती थी कि बेटिया तुम्हारी चिट्ठी आई है पवन बाबू की। वह उसी पगडंडी से रोज गुजरते थे, दिल पर बोझ लेकर। भरसक प्रयास करते थे कि रतो की आंखों की उम्मीद से उनकी आंखें न टकरा जाए। वह सिर नीचा किए जल्दी से जल्दी वहां से गुजरने की कोशिश करते थे। जानते थे कि जब तक वे दिखेंगे तब तक रतो की आंखें उनका पीछा करेगी। कितनी बार लिख चुके हैं महकमे में कि यहाँ से उनका तबादला करवा दे, पर न तो तबादला ही हो रहा है और न रतो की आंखों की वीरानी झेली जा रही थी। यहाँ बैठकर रतो तो अपने ब्याह की यादों के समुंदर में डूबी जा रही थी रोज की तरह। 5वीं में पढ़ती थी रतो जब बापू ने माँ को खुशखबरी सुनाई थी कि शहर में रहने वाले मनोहर लाल श्रीवास्तव जी के सुपुत्र चिरंजीव पवन कुमार के साथ रतो का ब्याह तय हो गया है। पवन कुमार उस समय 10वीं में पढ़ती थी और 2 माह बाद रतो का ब्याह हो गया।
रतो बहुत खुश थी अपने ब्याह पर। नए नए गहने, नए नए कपड़े, जाने कितनी मिठाई छुप छुप कर खाई थी सखियों संग, कोई हिसाब नहीं। गोने की रस्म तीसरे साल की ठहरी और वह नन्ही सी सुंदरी श्रीमती सुंदरी बन गई। ब्याह के बाद माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी, यह कहते हुए कि अब ब्याह हो गया है तो गृहस्थी के काम सीखना है, ससुराल में यही विद्या काम आएगी। तीसरे बरस गोना हुआ, बांका सेल्सबीला पति पाकर सुंदरी निहाल हो गई। उस पर पवन का इतना प्यार कि वह बली बली जाती थी। पवन भी सुगढ़ अपूर्व सुंदर पत्नी के रंग में रंग गया। बालक वर, बालिका वधू, पढ़ाई लिखाई छोड़कर पवन बाबू दिन भर पत्नी के आगे पीछे डोलने लगा। मुझ की रेखा तो अभी निकलनी ही शुरू हुई थी। दोनों ही नासमझी के उस दौर में थे कि कुछ सूझ बूझ नहीं रही। बस सुंदरी दिन भर ठुमकती और पवन बाबू निहाल हो जाते। माँ की आंखों से बसकर सारे दिन पवन बाबू का वह प्यार का गागर ही तो मन में फांस की तरह चुभता है। यादों की वह गठरी दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। वह सोने से दिन थे, चांदी सी रातें थी, जब दो नौजवान होती धड़कनें किसी बंधन को नहीं मानना चाहती थी। माँ की सतत निगरानी फेल हो जाती थी। दोनों हर मिले मौके में दिन रात एक दूसरे में खोए रहती थी। दिन रात प्रेम के जोलों की पेग भरने का नतीजा यह निकला कि पवन बाबू 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए। मनोहर लाल श्रीवास्तव जी को लगने लगा कि ना समझ बहू के रहते पवन बाबू की पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो जाएगी। तुरंत सुंदरी के बापू को बुलाया गया, सब बातें समझाई गई। फिर कहा गया कि पढ़ाई पूरी होने तक सुंदरी मायके में ही रहेगी, उसके उपरांत उसे ससुराल बुला लिया जाएगा। दोनों नवांगों तक प्रेम के दीवानों पर यह फैसला गाज बनकर गिरा। न तो किसी ने ब्याह में मर्जी पूछी और न दोनों को दूर करते समय। यही दौर था जब पवन बाबू प्रेम रस की धार बहाते हुए चिट्ठी लिखा करती थी। पहले हर हफ्ते चिट्ठी आती रही, फिर महीने में एक बार, फिर 6 माहे। 5 साल बाद पवन बाबू परीक्षा पास करते ही ऑफिसर की नौकरी पा गई। सुंदरी की आंखों में सुनहरे सपने सजने लगे कि अब वह पति के पास होगी। प्यार का सुनहरा संसार बसेगा कि वह गाज फिर गिरा जिसकी कल्पना भी सुंदरी ने नहीं की थी। चिट्ठियों के बढ़ते अंतराल को वह पवन बाबू की बढ़ती व्यस्तता को मानती रही। वह यह नहीं समझ पाई कि यह दुनिया अब मन की दुनिया में तब्दील हो चुकी है। आज उस आखिरी चिट्ठी को आए 6 माह गुजर गए हैं, जिसमें पवन बाबू ने लिखा है कि अब वे ऑफिसर की कैटेगरी में है और अनपढ़ पत्नी के साथ उनका गुजर बसर नहीं हो सकता है, अतः वे तलाक चाहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती उनके माता पिता जी की है कि कच्ची उम्र में उनका ब्याह हो गया था और अगर सुंदरी चाहे तो उनके साथ रह सकती है। वे गुजर बसर के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे। सुंदरी के प्रेम के धरोदी की नींव इतनी कच्ची निकली कि किसी सुजाता वर्मा ने उसकी जगह पवन बाबू के जीवन में ले लिया, जो उनके ही साथ पढ़ी थी और साथ ही नौकरी कर रही थी। टूटे हुए सपनों के साथ सुंदरी का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। वह हर दिन उस आखिरी चिट्ठी के साथ अमरैया में इंतजार करती है कि डाकिया सासा कहे कि सुंदरी बिटिया, पवन बाबू का सनेसा आ गया है, अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। सुंदरी जानती थी कि यह मृग का भंवर जाल है, जिससे वह कभी भी नहीं उबरेगी। यह वह प्यास है जो अब कभी बुझेगी नहीं।
पर एक बार वह ऑफिसर पवन बाबू से पूछना चाहती थी कि अगर यह शादी उनकी गलती नहीं है तो क्या यह शादी सुंदरी की गलती है, और अगर उसकी भी गलती नहीं है तो सजा की हकदार सिर्फ वही क्यों है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।